अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ़ और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका पार्ट नंबर सी ST100 का, जिसमें हम जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे आप 42 से लेके 72 तक। तो फाइल जो है जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 42 है वो है कैलकुलेट मिड पॉइंट्स। आपने मिड पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं, तो मिड पॉइंट्स कैलकुलेट करने का सबसे आसान सा वे है कि आपकी जो क्लास बाउंड्रीज होंगी या क्लास लिमिट्स होंगी, आपने इन दोनों को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है और 2 पे डिवाइड किए जाना है। ठीक है, तो जैसे ये हमारे पास पहली है 26.95 प्लस 29.95, इन दोनों को ऐड किया और 2 पे डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 28.45। इस तरह आपने सारी वैल्यूज़ जो है वो एवेल्यूएट कर लेनी है। उसके बाद चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे 43 है वाई स्टेम एंड लीफ टेबल इज़ प्रेफर्ड ओवर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले देखते हैं कि स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले होता क्या है। स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले जो होता है, आपने डाटा को 2 फॉर्म में लिख देना होता है टेबल की फॉर्म में। इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है आपका डाटा का वो स्टेम कहलाता है और उसके जो सेकंड पार्ट होता है वो लीफ कहलाता है। निकालनी आपने ऐसे है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि डाटा को अरेंज कर लेना है। जो भी डाटा आपको दिया गया होगा इसको अरेंज कर लेना है, जैसे मैंने किया हुआ है। सबसे स्मॉलेस्ट जो है आपके पास 39 है, उसके बाद 46, 47, 50, 54, 59। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है आपके पास 3 है, ये स्टीम कहलाता है और इसका जो सेकंड पार्ट है आपके पास 9 है, ये लीफ कहलाता है आपका। तो 3 स्टीम 9 लीफ। इस तरह 46 4 स्टीम 6 और 47 जो है आपके पास, इसी तरह 4 आपका जो है वो स्टीम कहलाएगा और लीफ क्या बन जाएगा आपके पास 7 ही बन जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद 50 है और 54 है और 59 है। तो कहता है कि हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस के अकॉर्डिंगली स्टीम एंड लीफ को प्रेफर क्यों करते हैं। कहता है इन आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन इन लॉस्ट इन ग्रुपिंग प्रोसेस। जब आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो उसमें जो मिडल वैल्यूज़ होती हैं उनकी जो आइडेंटिटी है वो ख़त्म हो जाती है। दैट्स वाई वी यूज़ स्टेम एंड लीफ। जैसे कि हमारे पास देखें ये फ्रीक्वेंसी 14 है, जिसका मतलब ये है कि 20-30 यानी कि 35.95 से लेकर 38.95 तक की वैल्यूज़ जो हैं वो कितनी है आपके पास 14 है। इट्स मीन दैट इसमें से काफ़ी वैल्यूज़ ऐसी होंगी जिनका हमें पता ही नहीं है कि वो वैल्यू बड़ी हैं छोटी हैं, लेकिन हमें क्या है सिर्फ स्मॉलेस्ट वैल्यू का पता है और लार्जेस्ट का पता है। दैट्स वाई इसकी जो इंडिविजुअल वैल्यूज़ हैं उनकी जो कहते हैं ना कि वैल्यूज़ की ऑब्जर्वेशन की जो इंडिविजुअलिटी है वो रिमूव है यहाँ पे। तो दैट्स वाई स्टेम एंड लीफ को हम प्रेफर करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे। जे एक और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये और एक डाटा आपके पास 7.3 है। ठीक है, ये है आपके पास कंटिन्यूस डाटा। इसको आपने कैसे स्टेम एंड लीफ फॉर्म में बनाना है, तो ये देखें 3.5 है। तो इसमें ये करना है कि फ्रैक्शनल से पहले यानी कि इशारिये से पहले वाला जो आपका हिस्सा हो जाएगा वो आपका स्टेम कहलाएगा और जो इशारिये के बाद वाला हिस्सा है वो आपका लीफ कहलाएगा। तो इसी तरह आपने डाटा को अरेंज करना है, अरेंज करने के बाद आपने वैसे ही डाटा को रिप्रेजेंट कर देना है टेबल की फॉर्म में। ये पास क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये आपके आए हुए हैं, तो आप इसको अच्छी तरह कीजिएगा। उसके बाद है जी राइट ऑन टू स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर वाइडली यूज इन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में दो जो आपके पास सॉफ्टवेयर होते हैं वो SPSS होता है, मिनीटैब होता है। ठीक है, इसके अलावा और भी 1-2 टाइप्स होती हैं। ठीक है, लेकिन आपने जस्ट 2 के नाम से लिखने हैं, SPSS और मिनीटैब। उसके बाद है जी 47 सैम्पल मीन एक्स बार इज़ 135, पॉपुलेशन म्यू जो है आपका 129 है। सैम्पलिंग एरर आपको निकाल के दो, तो मैंने बताया था फार्मूला आपके जो प्रीवियस लेक्चर है कि सैम्पलिंग एरर जो होता है आपका वो एक्स बार माइनस म्यू होता है। तो एक्स बार है आपके पास 135 है और जो म्यू है 129 है, तो आपका सैम्पलिंग एरर जो है आपका 6 आ गया। उससे नेक्स्ट चले जी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 48 नंबर पे आके मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल होता है दरमियानी, टेंडेंसी होता है रुझान कि आपका रुझान जो है सेंट्रल वैल्यू की तरफ हो, तो आपने उसको मेजर करना है। कहता है एन एवरेज इज़ ए सिंगल वैल्यू विच इज़ इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट ए सेट ऑफ डाटा आर ए डिस्ट्रीब्यूशन एज ए होल। ठीक है, एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो क्या करती है आपके सेंट्रल डाटा को रियलाइज कर देती है और ओवरऑल डाटा को रिप्रेजेंट कर रही होती है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है इंडिकेट्स द लोकेशन और जनरल पोजीशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एक्सिस पे। इट इज़ आल्सो नोन एज मेजर ऑफ लोकेशन आर पोजीशन। ये आपको एक्स एक्सिस पे आपकी पोजीशन भी बताती है कि आपके डाटा की जो एवरेज है वो कहाँ पे लाइज कर रही है। इसकी टाइप्स होती हैं, इसमें हमारे पास अरिथमेटिक मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है, हार्मोनिक मीन होता है, मीडियन होता है और मॉड होता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि राइट डाउन द टाइप्स ऑफ द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कह दे, एवरेज कह दे, तो आपने इनमें से कोई से भी 2 या 3 पूछा, जितने आपसे पूछें आपने उतने उनके नाम लिख देने होते हैं। उसके बाद आई मॉड जो होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है डाटा की। जैसा कि अगर कोई वैल्यू हमारे पास 4, 5, 6, 7, 8 है, तो हमारा मॉड जो आएगा वो क्या होगा। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास डाटा है एक 4 है, 5 है, ठीक है, 6 है, 7 है, ठीक है, तो और अगर मैं अगेन को मेरे पास 6 है,
ठीक है। तो इसमें देखिए मेरे पास जो सबसे ज़्यादा वैल्यू आ रही है वो है 6, 2 टाइम आ रहा है मेरे पास, ठीक है। तो इसका मॉड जो होगा वो क्या होगा, 6 होगा। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखें क्वेश्चन किया हुआ है कि 2, 7, 9, 5, 8, 9, 10, 9, इसमें 9 जो है हमारा क्या है, मॉड होगा। उसके बाद मॉड इस वैल्यू में से फाइंड करना है। ये देखें 80 जो है हमारे पास 2 टाइम आया हुआ है, तो दैट्स वाई मॉड जो है आपके पास 80 हो गया। ज्योमेट्रिक मीन है नेक्स्ट हमारे पास, कहता है ज्योमेट्रिक मीन क्या। ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो होता है कि सेट ऑफ n पॉजिटिव वैल्यूज़, यानी कि आपके पास अगर n वैल्यूज़ हैं, लाइक 4 वैल्यूज़ हैं, तो 4 वैल्यूज़ का आप nth रूट ले लोगे, ठीक है, nth रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट। यानी कि आपने ज्योमेट्रिक मीन जो है इस वे से लेना है कि आपके अगर पास लेट्स सपोज 4, 5, ठीक है, या 6 है आपके पास वैल्यू है, ठीक है, आपने इनकी प्रोडक्ट ले लेनी होती है, ठीक है। प्रोडक्ट लेने के बाद इनका nth रूट ले लेना होता है। nth रूट मीन के अगर 3 वैल्यूज़ हैं तो आपने इनका 3 का रूट ले लेना है, अगर 4 वैल्यूज़ हैं तो आपने 4 वैल्यूज़ का रूट ले लेना है, ठीक है। तो ये nth पॉजिटिव रूट जो है कहलाता है आपका ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। तो आप राइट डाउन द फार्मूला, ये फार्मूला आपने लिखना है मीन का, समेशन एक्स ओवर एन सम ऑफ वैल्यू डिवाइडेड बाय देयर नंबर ऑफ वैल्यू। उसके बाद है जी आपका ज्योमेट्रिक मीन कहता है इस डाटा का फाइंड करके। तो ज्योमेट्रिक मीन के 2 वेज होते हैं। एक तो मैंने आपको ये बता दिया, एक मेथड होता है इसको लॉग वाला मेथड। लॉग वाला मेथड जो होता है आपने उसका फार्मूला होता है कि आपने ज्योमेट्रिक मीन जो है फाइंड कर लेना होता है एंटी लॉग के थ्रू, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखना होता है एंटी लॉग, ठीक है, और ये होता है समेशन एफ लॉग, ठीक है, एक्स। ये आपका जो डाटा होगा आपके पास ग्रुप डाटा होगा, ठीक है, उसका है फार्मूला। और जब डाटा अनग्रुप होता है तो उसमें हमारे पास फार्मूला हो जाता है एंटी लॉग हमारा एज इट होता है, और हमारे पास जो आ जाता है वैल्यू वो आ जाती है समेशन लॉग एक्स, ठीक है। इसमें आपने जस्ट लॉग लेना है और डिवाइड कर देना है एन पे, ठीक है। तो ये है आपके पास जब डाटा आपका अनग्रुप मीन के 4, 5, 6 इस तरह की वैल्यूज़ आपके पास हों, और जब फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यूज़ हों, लाइक आपके पास क्लासेज हों, लाइक 4 से 6 होगी, ठीक है, और उसमें आपके पास फ्रीक्वेंसी भी इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। जब इस तरह का डाटा हो आपके पास तो आपका ज्योमेट्रिक मीन वाला ये फार्मूला अप्लाई होगा। उसके बाद जी है हमारे पास ये उसने निकाला हुआ है कि ये देखें हमारे पास आपका जो डाटा है अनग्रुप है, एक्सेस है, आपने इसका लॉग ले लेना है। लॉग लेने के बाद लॉग को जमा किया, ये लॉग इधर लिखा हुआ है, आप इधर लिखेंगे तो ये लॉग इन्वर्स बन जाएगा, ये लॉग एंटी लॉग बन जाएगा। ये देखिए उसने जी जो है इधर ओनली रहने दिया और लॉग उधर ले गया। तो ये फार्मूला मैंने आपको बताया एंटी लॉग इंटू समेशन लॉग एक्स ओवर एन। उसके बाद है जी हमारे पास हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या होता है, कहते हैं हार्मोनिक मीन इज़ डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज़। क्या करना है आपने, रेसिप्रोकल लेना है ऑफ अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन अगर मैं आपको बताऊं तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है, समेशन एक्स ओवर एन होता है, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल अगर मैं लूँ तो वो बन जाएगा एन ओवर समेशन एक्स, ठीक है। अब दूसरी उसने चीज़ यहाँ पे क्या की हुई है, दूसरी उसने ये बताया आपसे कि आपने करना क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज़। अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ होंगी आपने उसका क्या कर लेना है, रेसिप्रोकल ले लेना है, ठीक है। जैसे कि अब इसका अगर मैं रेसिप्रोकल लूँ तो ये क्या बन जाएगा 1 ओवर एक्स। तो इसका फार्मूला जो बनेगा वो बनेगा n ओवर समेशन 1 ओवर x, ठीक है। ये आपका बनेगा हार्मोनिक मीन का फार्मूला। उसके बाद है जी आपके पास कि हार्मोनिक निकाल के दो। हार्मोनिक मीन के लिए क्या निकालोगे, आपके पास वैल्यूज़ हैं, लेट्स को आपको मैं आपको करवाता हूँ कि x की वैल्यूज़ हैं मेरे पास 4, 5, ठीक है, 6। तो जब मैं इसका हार्मोनिक मीन लूँगा तो मैं लूँगा 1 ओवर एक्स। 1 ओवर एक्स क्या होगा 1 ओवर 4, ठीक है, 1 ओवर 5, 1 ओवर 6। आपने इसको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। इन सब का सम लेके आपने कर देना है 1 ओवर एक्स आपका सम आ गया इसका, ठीक है। ये जो सम आपके पास आएगा आपने n से इसको डिवाइड कर देना है, ये वाली वैल्यू इसका यहाँ पे n से इस वैल्यू को डिवाइड करके लिख देना है, ठीक है। ये कहलाएगा आपका हार्मोनिक मीन। उसके बाद है जी रूल्स है कब आपने कौन सी चीज़ अप्लाई करनी है। उसमें उसने कहा है कि अगर आपके पास x पर y हो, इसमें x कांस्टेंट हो और y वेरिएबल हो तो आप हार्मोनिक मीन अप्लाई करेंगे, और अगर x पर y में y कांस्टेंट हो और x वेरिएबल हो तो आप अरिथमेटिक मीन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है अपने वेरिएटिव चेंजेस। हम अगर वेरिएटिव इसमें जो रिलेटिव चेंजेस आ रही हैं इन सम वेरिएबल्स में क्वांटिटीज़ में आर टू बी एवरेज्ड, द ज्योमेट्रिक मीन इज अप्रोप्रिएट एवरेज टू बी यूज। और जब आपके पास रिलेटिव चेंजेस अगर आ रही हैं जैसे कि 2003 की निस्बत 2004 में या 2004 की निस्बत 2005 में, तो हम वहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन जो है वो अप्लाई करते हैं।
इनका रिलेशन क्या है, जब ऑल वैल्यूज़ आपकी इक्वल हों तो ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और जो होता है अरिथमेटिक मीन वो इक्वल होता है। जैसा कि मैं आपको अगर आपको एग्जांपल दूं, मेरे पास एक डाटा हो 4 और 4 डाटा हो तो मैं इसका मीन लूँगा तो बनेगा 8/2 विच इज़ 4, ठीक है। और जब मैं इसका ज्योमेट्रिक मीन लूँगा तो ज्योमेट्रिक मीन बनेगा 4/4 का जज़र, ठीक है। तो विच इज़ 16 का जज़र हमारे पास क्या आ जाएगा 4। तो ये देखें हमारा ज्योमेट्रिक मीन भी इक्वल आ गया और मीन भी इक्वल हो गया। इस तरह हार्मोनिक मीन भी लेंगे तो वही हमारा सेम आ जाएगा। जब वैल्यूज़ क्या होंगी इक्वल होंगी तो ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ठीक है, अरिथमेटिक मीन, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन क्या होंगे इक्वल होंगे आपके। और अगर आपके वैल्यूज़ जो है इक्वल ना हों तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि आपका जो अरिथमेटिक मीन वो बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से, ज्योमेट्रिक मीन बड़ा होता है हार्मोनिक मीन से। उसके बाद चलते हैं जी मिड रेंज। मिड रेंज किसे कहते हैं, एक पहले हम समझते हैं कि रेंज क्या चीज़ होती है। रेंज होती है डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यूज़ का डिफरेंस जो है वो हमारा कहलाता है रेंज। जैसे XM हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो डाटा में और X0 जो है हमारी मिनिमम वैल्यू हो, तो इनका जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है आपके पास रेंज। XM माइनस X0 विच इज़ कॉल्ड रेंज। अब अगर इसका मैंने मिड लेना हो तो मिड कैसे लेंगे कि XM प्लस X0 इन दोनों को जमा करके 2 पे मैं डिवाइड कर दूंगा तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा मिड आ जाएगा, मिड रेंज का, ठीक है। तो मिड रेंज हमारे पास क्या बन गई कि एन ऑब्जर्वेशन X0 और XM देयर स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन रिस्पेक्टिवली, देन देयर मिड रेंज इज डिफाइंड एज XM प्लस X0 प्लस XM डिवाइडेड बाय n मीन आपकी वैल्यू 2, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी बन जाएंगी मिड रेंज के फार्मूले के अकॉर्डिंग। उसके बाद है जी क्वार्टाइल रेंज, ठीक है। मिड क्वार्टाइल रेंज पहले समझते हैं कि क्वार्टाइल रेंज क्या होता है। क्वार्टाइल रेंज किसे कहते हैं, डिफरेंस बिटवीन Q3 एंड Q1, ठीक है। रेंज जो होती है वो हमने पढ़ ली कि मैक्सिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ का। अब मिड क्वार्टाइल रेंज पहले हम पढ़ेंगे कि क्वार्टाइल क्या होता है। क्वार्टाइल जो हमारे पास होता है वो 3 तरह के हमारे पास क्वार्टाइल्स होते हैं, जिसमें हमारे पास Q1 होता है, Q2 होता है, ठीक है, और Q3 होता है, ठीक है। तो जो क्वार्टाइल डेविएशन होता है वो डिफरेंस बिटवीन Q3 एंड Q1 होता है, ठीक है, और इसको आप डिवाइडेड बाय 2 कर देते होते हैं। ये आ जाता है आपका क्वार्टाइल डेविएशन, इसको हम कहते हैं क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। तो अगर इसका मिड हमने लेना हो तो ज़ाहिर सी बात है क्या करूँगा, Q3 प्लस Q1 को जो मैं ऐड करूँगा और 2 पे डिवाइड कर दूँगा तो इसका क्या आ जाएगा मेरे पास मिड हो जाएगा। तो हमारे पास जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो है मिड क्वार्टाइल रेंज का। तो उसने कहा है कि अगर आपके पास Q3 है फर्स्ट एंड क्वार्टाइल, दैन द मिड क्वार्टाइल रेंज इज़ Q1 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद है मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या है। मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो होता है कहता है कि विच एक्सप्रेस स्कैटर्ड ऑफ वैल्यू अराउंड द अरिथमेटिक मीन एंड अदर स्कैटर्ड ऑफ वैल्यूज अराउंड द मीडियन, ठीक है। आपके जो मीन से जो डेविएशन होगा, ठीक है, लेट्स सपोज अगर हमारे पास कोई कर्व है इस तरह की, ठीक है, इसकी कर्व में हमारे पास जो मीन हमारा ये है तो इसमें जो डिस्टेंस होगा इधर को हो जाए इधर को हो जाए, जो डेविएशन वैल्यू उसका होगा, ठीक है, उसका मीन से उसकी एवरेज से, वो कहलाता है आपका डिस्पर्शन, ठीक है। मेजर ऑफ डिस्पर्शन इसको हम मेजर कर सकते हैं रेंज से। और आपके पास क्वालिटी डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है और वेरिएंस होता है। तो सबसे पहले रेंज का मैंने पहले भी बता दिया आपको कि रेंज क्या चीज़ होती है, ठीक है। रेंज जो अच्छा ये रह गया हमारे पास कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर का डिस्पर्शन क्या होता है। एब्सोल्यूट मेजर और डिस्पर्शन वो होता है कि दैट मेजर द डिस्पर्शन इन टर्म्स ऑफ सेम यूनिट एज द स्केयर ऑफ यूनिट्स। अब जैसा यूनिट होगा आपका वैसा हमने उसको मेजर कर लेना होता है, ठीक है। अगर आपका केजी में कोई चीज़ आ रही है, ठीक है, तो हमने केजी में उसका जो डेविएशन है वो निकाल लेना होता है। अगर कोई ग्राम से हमें आ रही है तो हमने ग्राम्स में उसका डेविएशन जो है वो निकाल लेना होता है। तो ये होता है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है कि हमने कोफिशिएंट्स लेने होते हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ परसेंटेज, ठीक है। और ये इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स होता है, ठीक है। इसमें लाजमी नहीं है अगर केजी में हो तो हमने केजी में लेना है, हमने इसमें क्या करना है कि हमने इसको परसेंटेज में लेना है कोफिशिएंट्स को, कि वैल्यू में कितनी परसेंटेज वैल्यूज़ में चेंजेस आ रही हैं, कितना डेविएशन या डिस्पर्शन जो है आपका रिलेटिव वे में है। उसके बाद ये रेंज मैंने बता दिया आपको कि रेंज डिफाइन डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम वैल्यूज़, इसमें XM माइनस X0 होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू डाटा में और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो आपने लेनी होती है रेंज। जैसे अगर मेरे पास ये मैं 4, 6, 8, ठीक है, 10, ठीक है,
9, ठीक है, ये मेरा डाटा है। तो मैं इसमें से अगर लेना चाहता हूँ, इसकी रेंज लेना चाहता हूँ, तो मैक्सिमम वैल्यू देखिए मेरे पास 10 है और मिनिमम वैल्यू मेरे पास 4 है, तो रेंज हो जाएगी इसकी 6, 10 - 4 = 6, ये कहलाएगी इसकी रेंज कहलाएगी। उसके बाद है जी कोफिशिएंट, ये है इसका एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, और इसका रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो होगा वो कहलाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन रेंज, ठीक है। इसका फार्मूला जो है वो आपके पास है xm - x0 और xm + x0, ये कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन ऑफ रेंज का फार्मूला। उसके बाद है क्वार्टाइल डेविएशन, मैंने आपको बता दिया क्वार्टाइल डेविएशन जो होता है हाफ ऑफ डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड फर्स्ट क्वार्टाइल, Q3 - Q1/2, ठीक है। और इसको दूसरा नेम जो है वो होता है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है। अब एक होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज, एक होता है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज जो होगा जो ओनली डिफरेंस होगा, यानी कि Q3 - Q1, अगर Q3 - Q1 ओनली हम ये डिफरेंस ले लेंगे तो ये कहलाता है आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज। अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं ये बन जाता है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, और उसका दूसरा नेम क्वार्टाइल डेविएशन भी होता है, ठीक है। जैसा कि ये मैंने इसको लिखा हुआ है कि ये देखें कि सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी है, इसको कहते हैं, और क्वार्टाइल डेविएशन भी कहते हैं, और इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है वो ओनली डिफरेंस होगा Q3 - Q1 का। अब है जी कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन ये हमारा रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन होगा, ये एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। इसमें क्या लेते हैं कि हम इनका जो रेशो ले लेते होते हैं Q3 - Q1 की और Q3 + Q1 की। नेक्स्ट है जी हमारे पास मीन डेविएशन। मीन डेविएशन जो होता है वो डिफाइंड एज अरिथमेटिक मीन ऑफ डेविएशन मेजर आइदर फ्रॉम मीन और मीडियन। इसमें हम क्या करते हैं कि डेविएशन वैल्यूज़ का ले लेते होते हैं, ठीक है। डेविएशन वैल्यूज़ का ले लेते होते हैं। द मीन डेविएशन इज डिफाइंड एज अरिथमेटिक मीन ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन मेजर्ड आइदर फ्रॉम द मीन और फ्रॉम द मीडियन। इसमें क्या होता है कि आपने एब्सोल्यूट डेविएशन डाटा का लेना होता है, डेविएशन लेना होता है यहाँ से x माइनस, ये x बार से भी ले लेते होते हैं, ठीक है, ये मीडियन से भी आप लोग ले लेते होते हैं, लेकिन लेते क्या हैं, ये एब्सोल्यूट लेते हैं। एब्सोल्यूट का मीन ये है कि अगर कहीं भी कोई वैल्यू नेगेटिव आएगी तो जब हम इसको एब्सोल्यूट लेके लिखेंगे तो वो वैल्यू को क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। एब्सोल्यूट डेविएशन हम लेते हैं इसमें। तो इसका जो फार्मूला है वो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चंस में। कहते हैं फॉर द 10 वैल्यू है वही है, देखें ये हमारे पास ये वैल्यू है, फाइंड मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन का जो फार्मूला होता है समीशन x - x बार का एब्सोल्यूट ओवर n, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला होता है। फार्मूले में हमने वैल्यूज पुट करना है, जैसे 20 दिया गया है, n हमारे पास 10 है, तो हमारे पास मीन डेविएशन जो आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, इसमें मीन डेविएशन निकालना है कि ये वैल्यूज़ दी गई हैं, आपने सबसे पहले इसका डेविएशन का एब्सोल्यूट ले लेना है। एब्सोल्यूट मीन जो नेगेटिव होंगी वो प्लस हो जाएंगी, कि +3 +3 +4 +1 +1 +4। अब इसको आप जितनी वैल्यूज़ होंगी, लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 और 6 वैल्यूज़ हैं, 6 वैल्यूज़ पर डिवाइड किया तो हमारे पास 2.67 जो है इसका मीन डेविएशन आ गया। उसके बाद ये कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, ये कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन हमारे पास रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। तो इट इज़ डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मीन डेविएशन टू द एवरेज यूज्ड इन कैलकुलेशंस ऑफ द मीन डेविएशन, जो जिसके तहत आप इसका डेविएशन लेंगे। अगर मीन डेविएशन को हम उस वैल्यू से डिवाइड कर दें, अगर मीन से ले रहे हैं तो हम मीन डेविएशन को मीन से डिवाइड कर देंगे, अगर मीन डेविएशन जो है मीडियन से ले रहे हैं तो हम मीन डेविएशन की वैल्यू को मीडियन पे डिवाइड कर देंगे, तो वो आ जाएगा आपके पास कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। जी, तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, ठीक है। इससे नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारा पार्ट नंबर जो है D है। तब तक के लिए ठीक है, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।